बंकर से निकाल के बैरक में ले जाया जाएगा। कहाँ पे ले जाया जाएगा? दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ? इसको सरकार स्पष्ट करे। सेना वही जाती है जहां पे सीमा विवाद होता है। चीन के तरफ में 36 हेक्टेयर जगह चीन ने कब्जा करके रखा है। क्या सेना का पोस्ट वहां बनाया जाएगा? निजगढ़ को सेना का बेस बनाने की तैयारी हो रही है, इसलिए निजगढ़ फास्ट ट्रैक को भी सेना को दिया गया है और पथलैया में उतना बड़ा मिलिट्री का कैंप बनाया गया है। सभामुख महोदय, जहां पे 3 तरह की सड़कें आके मिलती है, उस जगह पर उतना बड़ा मिलिट्री कैंप बनाने का जेखन बहुते देश में नेपाल के पुलिस के अव्वल दर्जा के पुलिस मानल जाय छै, लेकिन सभा मुख महोदय अब वही तस्कर के खुशामद का पुलिस गाड़ी चलते कि नगर पालिका के मेयर के पछाड़ी पछाड़ी घूम के पुलिस तेल मांग के गाड़ी चलते कि संचालन केना करते? माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्त्री 6 बनाउने रहर चाहिँ किन पलायो? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले जो बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संहिता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ। यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष 5 अरब छुट्याएको ठाउँमा यो वर्ष बढाएर 6 अरब बनाउने। अर्को कोरोनाबाट के मान्छेलाई मार्ने, भोक भोकै मार्ने, एकै ठाउँमा चाहिने गुन्द्रुक खाँदै जी मान्छेलाई खाँदेर चाहिने बिरामीहरूलाई र नबिरामीलाई एकै ठाउँमा खाँदेर यो के गर्न खोजेको हो सरकारले? यसमा चाहिने सुनिन्छ रक्षा र चाहिने के अरे चाहिने स्वास्थ्यको द्वन्द्व भइरहेछ। द्वन्द्व गर्ने अवस्था हो यो? उता मान्छे मरिरहेको छ। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय श्री गगन कुमार थापालाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजित शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक सङ्कटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ। कोभिड-19 को सङ्कटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा यस्तो अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौँ। स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै, शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, वास्तवमा यसले सांसदहरूको टिप्पणीको योग्यता र हैसियत पनि राख्दैन। खर्च कटौतीको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन, किनभने मान्य मन्त्रीजी आफै गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीजीले मेरो कुरा सुनिदिनु भएन भनेर हामीले मान्य मन्त्रीजीलाई भनेर के अर्थ? उहाँ आफै दुखी हुनुहुन्छ, आफै पीडित हुनुहुन्छ। तर अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो, मलाई हेप्नु भयो भनेर भन्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्त्री 6 बनाउने रहर चाहिँ किन पलायो? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले जो बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संहिता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ। यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष 5 अरब छुट्याएको ठाउँमा यो वर्ष बढाएर 6 अरब बनाउने। अनि यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अहिले पछाडि भन्नु होला हाम्रो कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौँ, कसरी बाँडिन्छ हामीलाई पनि थाहा छ। तर यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अलिकति याद आएन त्यो EDCDमा बसेका सहजकर्ता, तलब नपाएर बसेका ती विद्यालयका कर्मचारीहरूको याद आएन? वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसिरहेको याद आएन? 7000 विद्यालयमा 700 विद्यालयमा मात्र शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ। 57,000 शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ। तिनको बारेमा काम नगर्ने, तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा 1 अरब 50 करोडबाट बढाएर 2 अरब 23 करोड बनाउने। 2 अरब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यो पटक 3 अरबलाई घटाएर हामीले 2 अरब बनायौँ। सबैभन्दा उद्वेग लाग्दो कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेट हेर्दै गर्दा के लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई 90 लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छैन भन्ने कुरा थाहा छैन, अत्तो छैन। हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ, बजेटले चिन्दैन। अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन भन्ने छ, त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर 90 लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, SEE खारेज गरौँ, केही बोल्ड डिसिजन गरौँ र यो वर्षभरिको विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यही हो बजेट, यही हो कार्यक्रम। त्यसैले यसले हामीलाई थप निराश बनाएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऊर्जा मन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्रममा भन्नुभयो
निजी स्तरका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरूलाई म प्रवर्तन गर्छु। प्रशासनिक झन्झट अन्तर्मन्त्रालय समन्वयको सबै समस्या मलाई राम्रोसँग थाहा छ। हिजो हामीले गरेका घोषणाहरूको वाचाहरू पुरा गरेनौँ, हिजो दिन्छु भनेको छुट सहुलियत दिएनौँ, यो पनि थाहा छ। तर हुँदा यो वर्ष पेनस्टक पाइप र स्टिल पातामा 1% भन्सार भएको ठाउँमा हामीले बढाएर 5% भन्सार 13% भ्याट पुऱ्याएर अब निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन्, झन् उत्साहित भएर आउँछन्। ऊर्जा मन्त्री भन्नुहुन्छ विद्युत उपभोग वृद्धि गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत दिइनेछ। मान्य देवेन्द्रराज कडेलले आज विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ। उहाँले बोलिरहँदै गर्दा म सम्झिरहेको छु यस सदनमा मैले र अरू साथीहरू मिलेर दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव, जसमा हामीले 2030सम्म नेपाललाई र 2027 सनसम्म काठमाडौँलाई विद्युतीय सवारीको सहर बनाउने भनेर हामीले भनेको सङ्कल्प प्रस्ताव सम्झन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदै गर्दाखेरिको क्याबिनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको त्यो सम्झन्छु कि नेपालमा वायु प्रदूषणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो, फोसिल फ्युल हो। यसका निम्ति हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ र जनस्वास्थ्यको विषय हो भनेर भनेको सम्झन्छु। त्यो मात्र होइन, हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि संसदले पारित गरेको कि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, नेशनल एनर्जी सेक्युरिटी, ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा नेपालले भारत वा अरू कुनै पनि देशको ऊर्जामा निर्भरता घटाउनका लागि जलविद्युतमा जानुपर्छ र अरू वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा जानुपर्छ भनेर भनेको सम्झन्छु। स्टेट्सम्यानले जेनेरेसन हेर्छ, पोलिटिसियनले इलेक्सन हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्र हेर्छ। त्यसैले त्यति परको किन हेर्नु भएन, म त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन। तर यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि करिब 1.5 अरब रुपियाँ बाहिर गएको छ। त्यो पैसालाई रोक्नका निम्ति मैले गरेको म सम्झाउन चाहन्छु। हेर, म ऊर्जा मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकपल्ट गएर हेरिदिनुहोस्। गएको वर्ष यहाँ चक्लेटको कुरा आयो, चक्लेटमा त आफ्नो त्यहाँभित्रको स्वार्थ छ। चक्लेट मात्र होइन, फ्रोजन आलु, हामीले खाने आलु होइन, फ्रेन्च फ्राइज बनाएर रेस्टुरेन्टमा बिक्ने आलु, घरमा लिएर जाने आलुमा मात्र सम्माननीय सभामुख महोदय गाडीको भन्दा बढी पैसा त आलुमा गएको छ, खजुरमा गएको छ। हामी त्यो देखाएर यहाँभित्र बल्ल बल्ल स्वच्छ एनर्जी जुन आउन लागेको छ यसलाई रोक्ने दुष्प्रयास गर्ने। पेट्रोल डिजेलमा अहिले हाम्रो गाडीका निम्ति गएको पैसाले 6 दिनको पेट्रोल डिजेल पनि पुग्दैन। पेट्रोल डिजेल घटाउनेतिर नलाग्ने। 2000 सीसी भन्दा बढी कतिको गाडी जान्छ, मैले सकाए सम्माननीय सभामुख महोदय, कतिको गाडी जान्छ डिजेल पेट्रोल चल्ने गाडी, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी, र त्यो प्रायः सबै गाडी सरकारी अधिकारीले चढ्ने गाडीहरू मगाइएको छ। त्यहाँ हामीले हेर्नु पर्दैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म मेरो भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा राख्न चाहन्छु, यो सानो विषय होइन। यसमा जाल झेल छल कपट त छँदैछ, त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ। तर त्योभन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन, घोषणा पत्रमा लेखेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, तपाईँहरू बोल्नु भएन, केही छैन। हामी बोल्छौँ मात्र होइन, हिसाब किताब गर्छौँ। अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने, स्वच्छ एनर्जीको हाम्रो यत्रो लामो हामीले चालेको पाइला रोक्ने यो कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्, फिर्ता गरियोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री उमाशंकर अर्गरिया। सामान्य सभामुख महोदय, कोरोना महामारी के समय में जे विनियोजन विधेयक 2077 पर जो छलफल अखन भ रहल छै, खास कऽ गृह मंत्रालय पर हम ध्यान आकर्षण करऽ चाहबी जे अर्थमंत्री जी जे विनियोजन जे केने छै, राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी सबके लेल कार्यालय संचालन खर्च में कमी केलकै। सबसे बेसी अखन ईंधन जरऽ वाला पुलिस डिपार्टमेंट छै, लेकिन वही खर्च में कमी कैल गेलै। मरम्मत संभार के खर्च में कमी कैल गेलै और अनुगमन के खर्च में कमी कैल गेलै। खास कऽ ऐसा पहले सुनने रहिए सुरक्षा कर्मी के और स्वास्थ्य कर्मी के प्रोत्साहन भत्ता कोरोना के समय में दिल जेतै, लेकिन ओकर कतौ उल्लेख नहीं छै। एहि सबसे की भऽ रहल छै? तो कतौ नहीं कतौ हम सब पुलिस के जे अखन बहुते देश में नेपाल के पुलिस के अव्वल दर्जा के पुलिस मानल जाइ छै, लेकिन सभा मुख महोदय अब वो तस्कर के खुशामद का पुलिस गाड़ी चलते कि नगर पालिका के मेयर के पछाड़ी पछाड़ी घूम के पुलिस तेल मांग के गाड़ी चलते कि संचालन केना करते? बहुते देश में अखन को जना भारत में जे पुलिस के कोरोना खाली कोरोना छू दे तब 5 लाख रुपया भारू अनुदान द रही, जे निस्वार्थ रूप में ओकरा नहीं रिटर्न होइ छै पैसा।
50 लाख भारू के केंद्र सरकार और 50 लाख भारू के प्रदेश सरकार बीमा कर देने छे, लेकिन वही सुरक्षा कर्मी के बजट जे कट्टा भेले दुर्भाग्य के विषय है। अखन को 15 वर्ष पहले जे भारत सरकार नेपाल पुलिस के जे टाटा कंपनी के गाड़ी देने रहे, वही गाड़ी के बदौलत मात्रे अहाँ के कभी अखन तक पुलिस प्रशासन सुरक्षा करे छी या जे भी करे छी। कुछ दिन पहले रात में हॉस्पिटल जाइत रही तो 2-3 बजे रात में हम ड्यूटी करे तो पुलिस के अवस्था देखलिए। अखन कोरोना के समय में पीपीई के व्यवस्था पुलिस के नहीं छै, सुरक्षा कर्मी के नहीं छै, स्वास्थ्य कर्मी के नहीं छै। ताहि दुआरे अविलंब एकरा सुधार क के मधेश गर्मी ठाव है तो ओकरा गर्मीय टाइप के पीपीई ड्रेस के व्यवस्था और जतऽ ठंडा ठाव है वही टाइप के व्यवस्था गृह मंत्री जी के आग्रह करबे जे पर ध्यान देवे के जरूरी होइ छै। नहीं तो काल्हि 18,000-22,000 रुपया तलब खाए वाला सुरक्षा कर्मी सब यदि कोरोना के नाम पर राजीनामा देवे लगती तो देश के अवस्था की हेतै। ताहि दुआरे अविलंब सरकार के खास करके गृह मंत्रालय के मंत्री जी के ध्यान आकर्षण करबा चाहबे। दोसर हम जा चाहब रक्षा मंत्रालय के विषय में पटक पटक उठा रहा छी। ठाम खाली बॉर्डर के सुरक्षा बिना तलब ल क मधेसी करे छी, लेकिन एहि बेर के विनियोजन में मधेश रेजिमेंट के लेल व्यवस्था निकाल गेल छै, थारू रेजिमेंट के लेल व्यवस्था निकाल गेल छै, नेवा रेजिमेंट के लेल व्यवस्था निकाल गेल छै, आदिवासी जनजाति रेजिमेंट के लेल व्यवस्था निकाल गेल छै। ताहि दुआरे गृह मंत्री जी के ध्यान आकर्षण करबे हम जे कमती में ई सबके साझा सेना करे के लेल। ओना तो सेना देश के सबके साझा होइ छै, लेकिन वहू में अपनत्व के भावना जगाबे के लेल एहि रेजिमेंट सबके जरूरी छै, जे पर ध्यान देबा चाही। रह गेले शिक्षा मंत्रालय के विषय के बात करी। पटक पटक उठा रहा छी जे शिक्षा मंत्रालय खास कर के संघ और संगठन के भातृ संगठन के रूप में राष्ट्र सेवक कर्मचारी सब जनता के कर पर तलब खाई छे, लेकिन संघ और संगठन के नाम पर पार्टी के भातृ संगठन बनल है। चुनाव में ओकरा यूज कैल गेल जाय छे, खाली निर्णय कर दै छे जे राष्ट्रीय सेवक कर्मचारी सब कोनो पार्टी के प्रचार प्रसार में नहीं जेती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संघ संगठन के शिक्षक सब चुनाव में घूम के वोट मांगे के अवस्था रहे छे। ताहि दुआरे अविलंब एकरा खारिज कैल जाए, लेकिन एहि खारिज करे के हिसाब से विनियोजन में नहीं देखलिए। अखन शिक्षा के प्राइवेट स्कूल के बात होइ छै, सरकारी स्कूल के बात होइ छै, ऑनलाइन क्लास के बात होइ छै, लेकिन प्रत्येक गांव में वाईफाई के व्यवस्था, गरीब बच्चा के टैब के व्यवस्था, ताकि वहू माध्यम से ओकर शिक्षा ऊपर हेतै। ई चीज नहीं देखल गेलै कोरोना के समय में। खास कर सामान्य सभामुख महोदय जल स्रोत मंत्रालय के विषय में कोसी मरीन ई तेसर साल सांसद बनला के बाद में बजट विनियोजन पर छलफल कर रहा छियै, लेकिन कोसी मरीन के पटक पटक नाम अबै छै, लेकिन कार्यान्वयन कथी ला नहीं भरल छै। आज तक 63 वर्ष के बजट भाषण में भी आयल छै, लेकिन कोसी मरीन कमला राखैत अविलंब काम सुचारू होय। और खास करके हम ई कह चाहबै जे हुलाकियो सड़क के विषय में द्वारे कह चाहे छी जे जल स्रोत मंत्रालय अखन को धुमसा जिला के हुलाकी सड़क में भोल सब में पानी बग रहा छै, ओकरा व्यवस्थापन तक नहीं भेलैया, लेकिन पटक पटक अर्थ मंत्रालय बजट विनियोजन देखबै छी। लेकिन एहि झूठा प्रोत्साहन से झूठा हम तो अब एके गो चीज कहबै, जब 3-3 वर्ष में मरीन कोसी मरीन के बात एले, हुलाकी सड़क के बात एले, लेकिन जब नहीं बन रहा है एकर मतलब है कतौ नहीं कतौ झूठ फूट के दस्तावेज है। ताहि दुआरे हम ई कह चाहबै माननीय अर्थ मंत्री जी के और दूरदर्शी नीति अनर्थ नीति के दस्तावेज छै। ताहि के लेल या तो यहाँ
घोषणा करे छियै, या तो रेड बुक में निकाले छियै तो काम होय, या तो एकरा बंद करू। एहन किस्म के नाटक पटक पटक के जनता के ठक वाला काम नहीं होबक चाहिए। धन्यवाद। माननीय श्री उमा रेग्मी, समय 4 मिनट। यसपछि माननीय सरिता गिरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, 400 केबी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न 36 अरब 2 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। हामी के यही आर्थिक वर्षमा हामीले त्यो जुटाएर गर्न सक्छौँ त? यो बडो क्वेसन छ र फेरि यो जनतालाई झुक्क्याउने मेसो मात्रै बन्न नसकोस्। नेपालमा विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, कहाँ बेच्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइनहरूको खोजी गरिँदैछ, बनाउने भनेर बजेटमा आएको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने अधिकतम रूपमा पहिला नेपालमा त्यसलाई चाहिँ नै उपभोग गर्नु पर्यो। नेपालमा उपयोग गरिसकेपछि अनि मात्रै बेच्ने हो। आज विद्युतीय गाडीमा यो दुःखको कुरा, यो चाहिँ नि बजेटमा कुनै हालतमा करेक्सन हुनुपर्छ। विद्युतीय गाडीमा चाहिँ नि अन्तःशुल्क बढाउने जुन कुरा वातावरणलाई पनि राम्रो हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि आफ्नै देशको अरू देशबाट लिएर आएको डिजल पेट्रोल भन्दा आफ्नै देशको के अरे ऊर्जाले चाहिँ हुन सक्दछ। यो चाहिँ नि अत्यन्त गलत निर्णय भएको छ र यसलाई चाहिँ नि फिर्ता लिनुपर्छ। र हामीले चाहिँ नि नाकाबन्दी भोगेका छौँ। 1 सिलिन्डर ग्यासलाई 5000 तिरेर चाहिँ नि लिनुपर्ने अवस्था भएको थियो। त यो सिलिन्डरलाई विस्थापित गरेर हामीले यहीँको ऊर्जालाई, यहीँको विद्युतलाई घर घर चुलो चुलो पुर्याउने कि नपुर्याउने, किन ग्यास पाइप चाहियो हामीलाई? हामीलाई चाहिँ नि आफ्नै विद्युतबाट सुलभ किसिमले खाना पकाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। र यातायात अरू ट्रली बस सञ्चालन रोकिएको छ देशभरि। यहाँ रिङ रोड लगायत देशभरि ट्रली बस, बत्तीबाट चल्ने ट्रली बसको व्यवस्था गरोस्, अनि त्यसपछि मात्रै मुलुक आत्मनिर्भर हुन्छ। अनि आफ्नो चाहिँ कौडीको मूल्यमा चाहिँ नि कहाँ बेच्ने भनेर लिएर हिँड्ने, तरकारीको व्यापार गरे जस्तै हाम्रा किसानले तरकारी जोतेर फाल्न पर्ने, अनि त्यसपछि विदेशबाट भारतबाट ट्रकका ट्रक विषादी तरकारी आउने जस्तै यो विद्युतमा पनि नहोस्। आफ्नो देशको ऊर्जा यहीँ चाहिँ नि भरपुर उपभोग गरेर भोलि चाहिँ नि सिलिन्डर ल्याउन पर्ने बाध्यता पनि हामीलाई चाहिँ नि नहोस्। त्यो कुरामा चाहिँ नि सच्याउनुपर्छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र शिक्षाको क्षेत्रमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम 6 अर्ब विनियोजन भएको छ। यो चाहिँ नि वास्तवमा बजेट आफू खुसी बाँड्ने, कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने हिसाबले चाहिँ नि यो बजेट चाहिँ नि ल्याइएको छ। नितान्त यसले चाहिँ नि कुनै उपादेयता दिने छैन। एकातिर शिक्षामा लाइसेन्स नभएकाहरूलाई चाहिँ नियम छ कि उनीहरूले पढाउन पाउँदैनन्, तर अर्कोतिर स्वयंसेवक शिक्षक भनेर फेरि कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने र कार्यकर्तालाई खुवाउने जुन चाहिँ नि गरिएको छ, बाटो खोजिएको छ, यो चाहिँ नि नितान्त गलत हुन्छ र यस्तो गर्नु चाहिँ नि हुँदैन कुनै हालतमा। र निजी विद्यालय, म दङ्ग परेँ। हाम्रो कम्युनिस्टको सरकार छ अहिले। पहिला चाहिँ नि यो बोर्डिङ स्कुलहरू बन्द हुनुपर्छ, निजी विद्यालयहरू खुलिनुपर्छ भने चर्का चर्का भाषण गर्नुहुन्थ्यो कम्युनिस्ट साथीहरू। तर अहिले आएर सरकार के असफलै भयो हो त? निजी सरकारी स्कुल चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्या हो त सरकार? अहिले आएर चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि निजी विद्यालयले चाहिँ नि जिम्मा लिनुपर्ने सरकारी स्कुल, यो कस्तो किसिमको चाहिँ नि परिपाटी हो? गरिबका छोराछोरी कसरी चाहिँ नि पढ्ने? अनि निजी विद्यालयहरू चाहिँ नि के अरे सरकारी विद्यालयहरू चाहिँ नि सबै चाहिँ नि के गर्न खोजिएको? यो एकदमै के अरे चाहिँ नि गलत नीति छ। यसलाई चाहिँ नि पक्कै पनि सुधार गर्नुहुनेछ। हरेक सांसदहरूले यहाँभित्र दिएका सुझावहरूलाई सुझावको रूपमा लिनुहुनेछ र यसलाई चाहिँ नि प्रेस्टिज इस्यु बनाएर हामीले जेल्याम त्यही पेल्छौँ भनेर चाहिँ नि सरकार जान हुँदैन। त्यस किसिमले चाहिँ नि सरकारले गर्नुपर्दछ। अर्को कुरा चाहिँ नि के भने यहाँ चाहिँ शिक्षक न्यूनतम पारिश्रमिक, हरेको श्रम ऐनले न्यूनतम पारिश्रमिक 13,450 तोकेको छ। तर अहिले पनि
शिक्षकहरू 65-100मा माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पक्कै पनि थाहा छ 65-100मा चाहिने शिक्षकहरूले पढाइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कि नपर्ने र के अरे सभामुख महोदय यो वास्तवमा चाहिने मुलुकमा हत्या हिंसा अत्यन्तै बढेर गएको छ। चोरी डकैती हत्या हिंसा र शान्ति व्यवस्था कायम हुन सकेको छैन। सरकार वास्तवमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको निमित्त पुरै असफल भएको छ। निर्मला पन्तले आजसम्म न्याय पाएको छैन। नवराज विकको के हालत हुने हो? सरकार कुनै पनि हालतमा ल अर्डर मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ असफल भएको छ र गृह प्रशासन केवल प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया भएको छ गृह प्रशासन। समय त्यसो भएको हुँदा के अरे चाहिँ सभामुख महोदय 1 मिनट, म आमाको नाममा छोराछोरीले कहिले नागरिकता पाउने र के अरे गृह मन्त्रालयले यस सङ्कटको घडीमा प्रभावकारी रूपमा चाल्ने कि नचाल्ने कदम र अर्को कोरोनाबाट के मान्छेलाई मार्ने भोकभोकै मार्ने एकै ठाउँमा चाहिने गुन्द्रुक खाँदै जिउ मान्छेलाई खाँदेर चाहिने बिरामीहरूलाई र नबिरामीलाई एकै ठाउँमा खाँदेर यो के गर्न खोजेको हो सरकारले? यसमा चाहिने सुनिन्छ रक्षा र चाहिने के अरे चाहिने स्वास्थ्यको द्वन्द्व भइरहेछ। द्वन्द्व गर्ने अवस्था हो यो? उता मान्छे मरिरहेको छ। माननीय श्री सरिता गिरी, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता। धन्यवाद सभामुख महोदय। मैं इस बहस में सबसे पहले कोरोना की अवस्था के बारे में ही बात शुरू करना चाहूँगी। हम लोगों की जानकारी में आई है कि 10 अरब रुपए खर्च हुए हैं। वो कहाँ रुपया खर्च हुआ है, किसके पास क्या है? जो स्थानीय जनता जो कोरोना से लड़ रही है, स्थानीय सरकार जो कोरोना से लड़ रही है, उसको केंद्र ने 1 पैसा नहीं दिया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय में इसी बीच पे काफ़ी सारे ट्रांसफ़र हुए हैं, बड़े उच्च पदस्थ पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा छिपा के किया जा रहा है जो जनता को नहीं जानना चाहिए और इसलिए पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र हो रहा है? इस बारे में निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में हमारी मांग रहेगी कि कोरोना के बारे में जिस ढंग से बजट 10 अरब खर्च हुआ है उसके बारे में सरकार जानकारी कराए। मैं यही भी जोड़ना चाहती हूँ सभामुख महोदय कि इस बार का जो बजट आया है, कोरोना के नाम पे स्वास्थ्य में बहुत लगानी, बहुत सारे परियोजना की बात आई है, लेकिन कोरोना से प्रभावित जनता को कैसे राहत देना है और कैसे पुनर्स्थापित करना है उस बारे में यह बजट बिल्कुल मौन है। ये सरकार की असंवेदनशीलता ये हर एक दृष्टिकोण से निंदनीय है। सभामुख महोदय, अब मैं बजट के कुछ थोड़े से बेसिक, जिसको बोलते बेसिक स्ट्रक्चर पे, आधारभूत संरचना पे मैं ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूँ। कुल बजट 14 खरब 74 अरब 64 करोड़, चालू तरफ 9 खरब 48 अरब 94 करोड़, जो कि कुल बजट का 64.4% है। और पूंजीगत खर्च के तरफ 3 खरब 52 अरब 91 करोड़। यही तथ्यांक अपने आप में पर्याप्त है ये साबित करने के लिए कि बजट बिल्कुल आधारभूत रूप में ही ये बजट त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर चालू खर्च पूंजीगत खर्च से लगभग 3 गुना ज्यादा है, वहां पे जनता का विकास क्या होगा? ये तो रेगुलर खर्च में, वो भी मैं यहाँ पे क्या कहना चाहूंगी कि राजस्व के द्वारा देश में इस बार अनुमान किया गया है 8 खरब 89 करोड़ 89 अरब 72 करोड़। राजस्व से जितना पैसा रकम संकलन होने जा रहा है, उससे भी ज़्यादा चालू तरफ में, चालू बजट में पैसा विनियोजन हुआ है। सरकार की क्या सोच है? ऐसा कहीं भी नहीं होता है। कोई भी अच्छा बजट जो होता है वह राजस्व से जितनी आय होती है उसी सीमा के अंदर में चालू खर्च को रखा जाता है। अब मैं जो दूसरी बात ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूँ सभामुख महोदय, यह वित्तीय व्यवस्थापन के बारे में, जिसमें कि 1 खरब 72 अरब 79 करोड़ 89 करोड़ प्रदेश के लिए दिया गया है वित्तीय व्यवस्थापन के लिए, जिसमें प्रदेश के लिए 55 अरब 19 करोड़, स्थानीय तह के लिए 90 अरब 5 करोड़। और अगर इसी को ही देखा जाए
तो इन दो तथ्यांकों के आधार पर कोई भी स्पष्ट रूप से कह सकता है कि यह बजट संघीयता विरोधी है। राजस्व से ही अगर हमारे पास 8 करोड़ पैसे आ रहे हैं, 8 खर्ब, और हम संघीय और प्रदेश के लिए सिर्फ 55 अरब और 90 अरब पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब यह बजट बिल्कुल संघीयता को कमजोर करने के लिए है। अब में भी कुछ पैसा रखा गया है, लेकिन वहाँ पे जो 36 अरब 35 करोड़ रुपया स्थानीय के लिए 1 खर्ब 61 अरब, यहाँ पर ये बिल्कुल सरकार इसमें विभेद करेगी। जहाँ पे सरकार के अपनी पार्टी के लोग जीते होंगे वहाँ पे ये सशर्त अनुदान जाएगा, अन्य लोगों को नहीं जाएगा। इस ढंग से बजट में जो विभेद की जो अवस्था है वो इसमें इनग्रेन्ड है। अब मैं थोड़ा सा सभामुख महोदय जाऊंगी ऋण के तरफ। ये जो 14 खर्ब का जो लगभग 15 खर्ब का जो बजट है, इसमें कहा गया है कि हम राजस्व से 8 खर्ब और 89 अरब 89 या अरब होगा या 72 करोड़ पैसा लिया जाएगा, मतलब राजस्व से आएगा। वैदेशिक अनुदान में 60 अरब 52 करोड़, और जो कम पड़ता है वो कैसे सरकार पूरा करेगी? तो कह रहे हैं कि 5 खर्ब 24 अरब जो कम पड़ता है उसमें वैदेशिक ऋण से 2 खर्ब 99 करोड़ 99 अरब 50 करोड़ और आंतरिक ऋण 2 खर्ब 25 अरब के करीब है। सभामुख महोदय, मुझको थोड़ा सा मैं समय लूंगी। जहां पर इतना ज्यादा आंतरिक ऋण सरकार लेगी, वहां पे निजी क्षेत्र और सामान्य जनता के पास पैसा कहां से जाएगा? कहां से जनता सुख और समृद्धि के रास्ते पे जाएगी? कितना परसेंट ऋण, जितना जो जनता पैसा जमा कर रही है बैंक में, अगर वो पैसा जनता को ऋण के रूप में नहीं मिलता है, इसका मतलब कहीं पे कुछ गंभीर त्रुटि है। उसके बाद मैं जुडिशरी पे आती हूँ सभामुख महोदय। यहाँ पे मुद्दा का इतना ज़्यादा दबाव है, लेकिन जजेज की संख्या या जुडिशरी को रिफॉर्म करने के लिए जिस ढंग का एक बजट आना चाहिए, उस बारे में यह बजट मौन है। अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा, बहुत जरूरी बात है सभामुख महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातों के पर मेरा ध्यान गया है। पहला कि बंकर से निकाल के बैरक में ले जाया जाएगा। कहाँ पे ले जाया जाएगा? दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ? इसको सरकार स्पष्ट करे। सेना वही जाती है जहां पे सीमा विवाद होता है। चीन के तरफ में 36 हेक्टेयर जगह चीन ने कब्जा करके रखा है, क्या सेना का पोस्ट वहां बनाया जाएगा? उसके बाद मैं आती हूँ उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात इस बार खुली है बजट में सभामुख महोदय। ये कहा गया है कि एयर बेस बनाया जाएगा सेना के लिए। कहाँ पे बनाया जाएगा उसमें मौन है, लेकिन मैं समझती हूँ, मैं समझ रही हूँ 2-3 साल से निजगढ़ में इस एयर बेस को बनाने की तैयारी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में जो प्रचार किया जा रहा है सत्यता वो नहीं है। निजगढ़ को सेना का बेस बनाने की तैयारी हो रही है, इसलिए निजगढ़ फास्ट ट्रैक को भी सेना को दिया गया है और पथलैया में उतना बड़ा मिलिट्री का कैंप बनाया गया है। सभामुख महोदय, जहाँ पे 3 तरह की सड़कें आके मिलती है, उस जगह पर उतना बड़ा मिलिट्री कैंप बनाने का। माननीय श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता, समय 4 मिनट। यसपछि माननीय अभिषेक प्रताप शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय,